डिफ्यूजन करवाए थे नहीं। वो है अब तक के पढ़ाया गया लेक्चर का समरी। देख लो बैठ के आराम से, सब है उसमें, जो पढ़ाया है सब है। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन गैसेस, ये पढ़ना है। Let us start with the diffusion in gases. लिखो, following are the diffusion in gases. इट मीन्स कि गैसेस में निम्नलिखित डिफ्यूजन है। नंबर 1, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us from a considerable distance. Due to diffusion. Is it clear? ओके, दूसरा देखिए, द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स रीचेस अस फ्रॉम ए considerable distance due to diffusion. Due to diffusion. परफ्यूम का स्मेल हमने पहुंचा दिया, पका हुआ भोजन का हमने स्मेल पहुंचा दिया, और किसी चीज का स्मेल आता है क्या? अगरबत्ती का, इंसेंस स्टिक। द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक अगरबत्ती कैन बी रीच्ड to us from a distance due to diffusion. चलो खत्म हो गया जी, डिफ्यूजन इन गैसेस खत्म होता है। समझ गए? बारी बारी से समझ लीजिए कि हमारा टॉपिक क्या था, हमने लिखाया क्या है और पढ़ना क्या है इसमें। देखो, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास से गुजरता है परफ्यूम लगा के, तो हमें दूर से ही कैसे स्मेल पता चल जाता है। जब किचन में हलवा बनता है, हमारी मम्मा जब हलवा बनाती है तो हमें पहले से ही खुशबू से ही पता चल जाता है कि नहीं।
अगरबत्ती अगर किसी ने धूपबत्ती जलाया तो हमें उसकी क्या होगी, खुशबू जो है वो पहले से ही पता चल पाएगा, राइट। ऐसे कैसे हो पाता है? तो इन सभी का एक ही आंसर है और वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? दो अलग पार्टिकल्स को आपस में मिल जाने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए किसका परफ्यूम का तीनों में से किसका एक्सप्लेनेशन पहले करें, किसका आंसर दे? खाना बनाते हैं उसका स्मेल, ठीक है। जब किचन में फ्राई कर रहा होता है कोई भी, ठीक, तो उसमें से जो फ्राई करते हुए जो वेपर्स उसमें से निकलती है वो हवा में जाकर के मिक्स्ड हो जाती है। तो ये जो पका हुआ चीजों का जो वेपर है वो एयर वाले वेपर में मिल गया, दो पार्टिकल्स मिला, डिफ्यूजन हुआ, फिर यहां वाला पार्टिकल्स उठ करके आपके पास चला आया, डिफ्यूज होते होते मिलते मिलते सभी गैसेस में मिलते मिलते कहां चला गया? आपके पास। साउंड वेव की तरह नहीं सोचना इसे कि वो वहीं पे है और बगल वाले को टच कर रहा, नहीं, बल्कि यहां वाला पार्टिकल्स एक्चुअली में उठ करके आता है, तब हमें स्मेल का पता चलता है, समझे? हाँ, तो खत्म हो गया। वैसे ही कोई परफ्यूम लगाए हुए है तो परफ्यूम का जो वेपर्स है वो हवा में गए, ठीक है, और जो हवा का पार्टिकल्स है वो उड़ करके कहां आया? आपके पास आया। लेकिन हवा में भी आने के लिए तो पहले तो उसने डिफ्यूजन किया ना जी, मिक्स किया ना हवा वाला पार्टिकल्स के साथ। हवा क्या है? गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स के साथ पहले परफ्यूम का पार्टिकल्स का मिलन हुआ, उसके बाद वहां से उठ करके आपके पास चला आया। विंड चल रही थी, आ गया, है कि नहीं? नहीं भी विंड चल रही थी तो भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खत्म हो गया। अगला देखिए, अगरबत्ती का वही कहानी है जो परफ्यूम का है। अगरबत्ती कहीं भी कमरे के कोने में गाड़ देगा, बड़ा सा हॉल में ही पूरा हॉल में फैल जाएगा। कैसे? क्योंकि उसका जो वेपर्स निकल रहा था, धुआं, वो इस एयर यानी कि गैस के पार्टिकल के साथ मिलन कर लिया, और मिलन कर करके फिर मूव करते रहता है पार्टिकल, सब मैटर जानते हैं। फिर मूव करते 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 आया और हमने बता दिया कि अगरबत्ती धूपबत्ती जल है। बोलो। क्योंकि नॉस्ट्रिल्स में ऐसा खासियत है, अब आंखों से कैसे देख पाते हैं उसका मैकेनिज्म तो पता है। नोज से स्मेल करने का मैकेनिज्म पूछ रहे हैं आप, जैसे आंखों से देखने का मैकेनिज्म पता है वैसे बताइए सर। तो नोज का क्या मैकेनिज्म है? आई हैव नो आइडिया। नोज से कैसे स्मेल कर पाते हैं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, आपको कहां से? ठीक, लेकिन ये 5 तरह के सेंस ऑर्गन है, नोज के काम है स्मेल करना। आंखों का वर्किंग ऑफ नोज के बारे में हमें नहीं ख्याल है, आई के बारे में जानते हैं, ईयर के बारे में, नोज के बारे में तो कोई ख्याल नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे नर्व होते हैं नॉस्ट्रिल के पास में, जिससे टकराता है, तो वहां से जिस चीज को पहले ऑलरेडी स्मेल कर चुके हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो मेमोरी मसल के रूप में रखता है, समझे? तो उसके बाद क्या करता है, जब नॉस्ट्रिल से टच हुआ तो अंदर बहुत सारे नर्व है, नर्व से टच हुआ और फिर उसने ब्रेन को सिग्नल दिया, फिर ब्रेन ने बता दिया किस तरह का स्मेल है, परफ्यूम का है कि खराब है कि सरल चीजों का स्मेल है। बस इतना ही पता है जहां तक मुझे ख्याल है, और इससे ज्यादा तो हमें ख्याल तक नहीं। ये टॉपिक पता चला आपको? ओके, थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास किया होगा हमने। चलो मिटा दें जी। ओके, तुम पहले देखा है हम वो जो दिए हैं, तुम्हारे पास कहाँ प्रिंटर है? घर में है? तो फिर उसका प्रिंट कैसे होगा? था शोरूम लेके जाएगा तुम? तो क्या पता वहां से लाओ, फाड़ दो, गंदा कर दो। हम रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं, ऐसे टाइम पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर कलर में निकाल लो, जब खुद का है ये है तब, है कि नहीं? उसके में ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन सब कुछ एकदम लिखे बढ़िया से सजा करके, कलर में निकालेगा तो और बढ़िया रहेगा ना, है कि नहीं? जब अपना है ये न रहता थे वो बात था नहीं। बताओ ना भला, रहते हुए रो रहा है, कहीं के बचाव के चक्कर में तो ना है, पढ़ाई करना है ना, तब तो फिर आपको कलर में निकालना ही चाहिए।
क्या है, HP या स्मार्ट टैंक प्रिंटर कि कैनन रखे हुए हैं? कैनन थोड़ा सा महंगा था। जब कंप्यूटर का कोर्स कीजिएगा ना तो सब ये सब की जानकारी देगा। प्रिंटर ये सब बहुत तरह के आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो खत्म हो गया, पुराना है ये सब। नाउ डिफ्यूजन इन ये को तो चीज में था गलती तो दिसार का ना। अभी पढ़ो फिर 3 बजे आओ। 1 घंटा 1 घंटा के ब्रेक क्यों? अच्छा ठीक है, जाओ हम एक अलग पढ़ा देते हैं, फिर आना तो फिर पढ़ाएंगे, मोबाइल चार्ज कर लेंगे जब तक लगे। तो क्या है अगला टॉपिक हमारा? हाँ, डिफ्यूजन इन लिक्विड है। बोलो हिंदी में क्या कहते हैं डिफ्यूजन को? कल ही लिखा थे, आप पन्ना पलट के देखे लगा तो मेरे को शक है कि आप देख के बोले हैं। ओके, फॉलोइंग आर दी डिफ्यूजन इन लिक्विड। When a crystal of potassium permanganate is put into the water, the whole water get purple color due to diffusion. Is it clear? Okay. When a copper sulfate क्रिस्टल, इसका फार्मूला लिखो पहले। CuSO4 कॉपर सल्फेट क्रिस्टल is put into a liquid the whole water will be blue in color due to diffusion. Next है when an ink is placed in a liquid, then the water will be colorful.
ड्यू टू डिफ्यूजन। चलो खत्म हो गया जी। डिफ्यूजन इन लिक्विड खत्म होता है, जो है जो यही है, और तो कुछ है ही नहीं। इसे समझना बहुत ही आसान है। डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन किस चीज में? लिक्विड में। इससे पहले वाला आपने देखा कि डिफ्यूजन हुआ गैसें में, दो गैसों का मिलन हुआ। अब दो अलग लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है या नहीं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या लिक्विड में डिफ्यूजन होता है? तो आप ऑलरेडी करके देख चुके हैं, जो हमने लिखाया सबसे पहला तो ऑलरेडी देख चुके हो। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने एक 100 ml वाले बीकर में पानी भर के इस एक क्रिस्टल को डाल करके छोड़ दिया, पूरा पानी कलरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल का पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल के साथ जा करके मिल गया, और दो पार्टिकल्स आपस में मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन लिक्विड में हुआ ना, क्लियर है? तो पहला खत्म हो गया। पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका फार्मूला होता है KMnO4। दूसरा में लिखा है कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कैसा कलर का होता है? तो ये ब्लू कलर का होता है। आप एल्केमिस्ट के पास जाइएगा, कहिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट दो और कॉपर सल्फेट दो, आपको दे देगा, है कि नहीं? 200, 150, 250, जितना भी आप जितना बड़ा साइज लीजिए उतना पैसा लगा, 100, 150 का तो चीजें। ठीक है, तो ये जब आप पानी में डालिएगा तो पानी का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? काहे हुआ? डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन के कारण क्यों हुआ? क्योंकि डिफ्यूजन क्या है? दो पार्टिकल्स का मिलन। तो दो पार्टिकल्स का मिलन है तो ब्लू कलर कैसा हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था। वो पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स से जाकर के मिला तो फिर पानी को रंगीन बना दिया। क्लियर है? अगर इंक को भी पानी में डाल लें तो इंक का पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल से मिल करके पूरे पानी को रंगीन कर देगा, जैसा इंक रहेगा वैसा कर देगा। नहीं तो अभी करके देख सकते हो, लो हाथ पर पानी, हाथी पर करेगा तो हाथी पर करके देखा है कि भरोसा नहीं है। अरे तो उसमें अथी ना रख लें जी, बॉल सुना दूसर का है वो है। अच्छा ठीक है, लो लाओ जल्दी करो भाई, टाइम इज इम्पोर्टेंट। उसी में से तो डुबा के पनिया भर लेता तुम हाली से, है कि नहीं? है? कहीं तुम बॉल से वो ना भर लेना। लगा लिया डुबकी? इंक को डालो, करने हैं, लो इधर। एक बूंद मारेंगे तो पूरा रंगीन हो जाए। देखो, अरे हुआ नहीं, नहीं फेल कैसे होगा? ऊपर वाला पानी नहीं रंगीन हुआ है। लाओ ढक्कन, ढक्कन लाओ। अरे इंक के बात कर रहे हैं, होना तो गारंटी है पीयूष। ये कहिए अपने से भी होगा लेकिन इतना धीरे होगा कि इंतजार करे पड़ेगा। इसमें नहीं होगा, ये कैमेलिन का इंक है, ये लिक्विड में जाकर के इस इंक से नहीं होगा। इस इंक का उपयोग करेंगे कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन के कारण। हाँ उससे होना चाहिए, हाँ पेन वाला इंक से होना चाहिए, पेन वाला इंक से होना चाहिए। कैसे? ट्राई तो करें, उसमें इंक है। मेरे पास एक इंक वाला पेन था लेकिन घर ही है, रेड कलर का जो था।
लाओ ना, इंक है तो निकलेगा नहीं ना बाकी। खोल के कैसे निकल जाएगा? सिरिंज से निकल जाएगा, तीर के नहीं निकल पाएगा। इंक को डालिएगा ना स्याही को आप, तो ये पानी को कलरफुल कर देगा बाकी। लो डालो इसी में, 2 रुपए वाला पेन से निकलेगा जी। ऐसे तुम लोगों का कलम में छेड़ देता, अभी इंक में नहीं निकाल रहा है। देखो ना, बेंचो खराब कर दिया है। मारो कस के, धीरे धीरे तो फूकता है डरल डरल। इंक को डालिएगा ना तो पानी कलरफुल होना तय है। इस कैमेलिन वाला इंक का उपयोग करेंगे कूलिंग कॉज ड्यू टू इवेपोरेशन के कारण, कि हाथों पर जब डालते हैं तो हमारे हाथ ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। क्यों, समझे? हाथ पर डाल के देखिएगा, अभी नहीं, जब पढ़ाएंगे तब डालिएगा, ठीक है? जब उस टॉपिक आएगा तब याद दिलाना, ठीक? चला गया, ये भी नहीं काम किया। बड़ा बेकार इंक लाया है ये। इंक डुप्लीकेट है, तुम लोगों का धोखा दे रहा है। देखिए, आपने ब्लू कलर का इंक डाला, इसके जो बॉटल्स पे जो लगे हुए थे ना, देखो वो इंक कैमेलिन वाला काम नहीं किया, लेकिन आपने जो स्याही डाला वो देखो काम किया है। पानी को फेंका तब पता चला। आप बढ़िया से मिला नहीं है, लेकिन ये कार्य किए हैं, एज यू कैन सी इट। इसके बॉटल्स पे सतह पर लगा हुआ है। अगर हम इसी चीज को हॉट पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में डालेंगे ना, तब बढ़िया से मिल जाएगा। भाई पानी ठंडा है ना, इसीलिए थोड़ा सा जमा दे रहा है, समझे? देखो तो ध्यान से तुम, अगर आप ध्यान से देखेगा तो पानी का कलर जो है वो इंक के जैसा हुआ है, हल्का गुलाबी हो गया, पर गुलाबी कलर के पेन है जी, पर्पल हो गया। शायद रिएक्शन कर गया, क्योंकि ये ब्लैक कलर के जो कैमेलिन वाला इंक दिए होंगे, है कि नहीं? दिखेगा तब ना। तो इस कलर का हो गया। तो ये कैसे हो पाया? बॉटल का कलर कुछ इस प्रकार से खराब कर दिया, पानी से धोए पड़ेगा सरफ डाल के। नहीं, नॉर्मल पानी से भी हो जाएगा। नहीं, शुरू शुरू में हमें लगा था ना कि ये वाला कांच का है, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्लास्टिक है। ये पटकेंगे तो नहीं टूटेगा, कस के मारेंगे तो फूट जाएगा, टूटेगा। प्लास्टिक है। तुमको भी कांच के लगा? अरे तेरी के, सब यहाँ सब धोखा खाए हुए आदमी है जी। तो इसका पहले आप समझ लीजिए ये कैसे हुआ। तो इंक के जो दुनिया में हर एक चीज मैटर है, तो मैटर पार्टिकल से बना है। तो इंक वाला जो पार्टिकल्स है ना, वो अलगे हो गया, टुकड़ों में बट के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स के साथ जाकर के घुल मिल गया, और फिर पानी का कलर जो है वो रंगीन कर डाला। क्लियर? अगर मेरे ख्याल से गर्म पानी में अगर इंक को डाला जाए तो और बेहतर तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो ज्यादा तेजी से होता है। अभी ठंडा के दिन में मौसम में खराब, अभी लगता है दिन खराब है। भी
तो आप घर पर जाना आज, थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेना। टंकी वाला पानी तो फिर भी वो नॉर्मल है ना। अब एक सिलेंडर पर गर्म कीजिएगा और एक नीचे से वार्म आएगा, उसमें अंतर है, समझे। आप एक बार सिलेंडर पर दोनों में कर लेना, ठीक है। पहले टंकी वाला ही वार्म वाटर में डाल लेना, उससे भी नहीं लगे कि नहीं बढ़िया से हो पा रहा है तो फिर बॉयल कर लेना वाटर को, ठीक है। और उसमें इंक को डालिएगा ना तो वो फैल जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स डिफ्यूज करेगा, ये तो तय है, वाटर में एकदम तुरंत फैलेगा। और इधर इसमें दिखाते हैं, पकड़ो इसको, यहां पे डिफ्यूज करना तय है, नहीं कैसे करेगा। अरे लड़की है जो डर रहा है कि नहीं। अभी उतने भी अति नहीं है कि पृथ्वी वाला आदमी देखेगा, पृथ्वी के आदमी से क्या डरना है कि नहीं। देखिए इंक डिफ्यूज करेगा, उसका सबूत है कि जैसे ही हम इसको डालेंगे ना, ये देखना तुम ध्यान से रवि, ये तुरंत मतलब सगरो फैल जाएगा डिफ्यूज कर करके। देखिए देखो फैल गया ना, क्यों? देखो यहां से भी डिफ्यूज करते हो, साइड में डालते हो, देखिए डिफ्यूज करेगा, देखो स्प्रेड करता है, तो खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। और कुछ खोज रहे हैं, एकदम मिलन हो जाए तो फेंको इसको, इसको में डालो, लो तुम वीडियो बना के सगरों को चुम दिखाइले चलेगा। अरे तो ये सब कैमरा ये सब कुछ ना दिखा लेगा तुम जी, दिक्कत ना कैसे होगा। खत्म हो गया था ना। चलो कहाँ गया, डिफ्यूजन किया ना, डिफ्यूज तो करना ही था, डिफ्यूजन किया ना। आपने देखा कि पार्टिकल्स एकदम स्प्रेड एकदम तेजी से हो रहा था, एकदम दिख भी रहा था, एकदम बढ़िया से दिख रहा था। मुझे नहीं पता कैमरे में कितना बढ़िया से दिखा, लेकिन आपने देखा ना, हो गया। अब एक और लास्ट बचा है, वो है डिफ्यूजन इन सॉलिड। उसमें 2 ही लिखाना है, बाकी दोनों में तो 3-3 लिखा है, ठीक है। फिर खत्म हो जाएगा, मिटाए इसको। अब मन भर गया होगा इंक वाला तो। साइंस ऐसे ही नहीं बोलता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोलता है, सबूत पर साइंस आधारित है, समझे। नो सबूत, नो एविडेंस, नो साइंस। साइंस इज द एविडेंस। एविडेंस है तो मानेंगे, नहीं एविडेंस है तो कोई साइंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइंस एविडेंस सबूत पर कार्य करता है। ये करके देखो एक्सपेरिमेंट। ऐसी मुझमानी फार्मूला लगा के नहीं, समझे। अब तुमने एक्स स्क्वायर निकाला मैथ में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब कुछ ऐसे ही किया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, है कि नहीं। तो क्या x का वैल्यू क्या निकला आज तक नहीं पता चला, क्या किया निकाल के। लेकिन जब साइंस की बात आई, अरे माइक में कहीं पानी में चला जाए, खराब ना हो जाए। इसके अंदर कॉपर वायर है, बहुत पुराना होगी ना, तो कहीं कट पीस होगा ना, नहीं समझा।
बायर्स है, बायर्स है, बायर्स के अंदर बायर ही होते हैं। लिखो तो बाहर कैसे? डिफ्यूजन इन सॉलिड। स्कूलों में कैसे मन लगता है तुम लोगों को जी? सब ढेर खानी रहता है, लड़का भी लड़की भी। अरे तेरी के पढ़ाई में इतना मगन हो जाओ कि बगल में कौन बैठ के गया पता न चले। Following are the diffusion in solid. When we write on a blackboard with a chalk, and left it for few days, 15 days, then the particles of chalk will get diffused with the blackboard. और क्या हो सकता है? When the two iron rod is bind tightly and left undisturbed for few years, then the two rod may be joined due to diffusion. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। अब सॉलिड में, लिक्विड में आपने डिफ्यूजन पढ़ा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लिक्विड गैस में पढ़ लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सॉलिड में भी डिफ्यूजन कर जाए? क्योंकि सॉलिड तो ठोस है। क्योंकि आप सोचिएगा ना कि गैस के पार्टिकल्स तो मूव कर रहे थे, आजाद थे, लेकिन सॉलिड में कैसे से? तो उसका भी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अगर हम चौक से लिखे और व्हाइट बोर्ड के ऊपर न मिटाएं, 15 दिन के लिए छोड़ दें, तो देखते हैं मिटाना मुश्किल हो जाता है, अलग करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो चौक का पार्टिकल्स था वो व्हाइट बोर्ड के साथ धीरे धीरे जाकर के उसमें समाहित हो रहा था, समझे? अगर लिखें और लिख करके तुरंत मिटा दें, मिटाना आसान है, लेकिन 15 दिन तक छोड़ दें तो मिटाना मुश्किल है। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। तो इसका आंसर कौन देता है? डिफ्यूजन देता है। इज इट क्लियर? अगर दो आयरन रॉड को, दो लोहे के रॉड को आपस में ऐसे सटा करके सिर्फ छोड़ दे कुछ सालों तक, तो दोनों रॉड जो है वो एक दूसरे से जॉइंट पकड़ ले, बहुत कस के नहीं, लेकिन जॉइंटेड हो जाएंगे वो। क्लियर? तो क्यों हो पाया, कैसे हो पाया? डिफ्यूजन के कारण।
एक रॉड के पार्टिकल्स, रॉड क्या है, मैटर है, मैटर है तो पार्टिकल से ही बना है, तो उसका पार्टिकल्स धीरे धीरे एक दूसरे में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? फिर इस तरह से ज्वाइंट कर लिया, हैमर मारेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी ज्वाइंट हुआ ना जी जितना होना चाहिए। तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, तो हर एक चीज में डिफ्यूजन है। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफ्यूजन हो गया, मीन्स हर एक चीज में, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारे आसपास क्या है, तीन ही अवस्था में न रहता है, सॉलिड, नहीं तो लिक्विड या फिर गैस। क्लियर है? तो ये खत्म होता है। ठीक, अब हमारा इस चैप्टर में नया मोड शुरू हुआ। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो एक 10th क्लास का ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है जो केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। मैं आपको साइड से कारण तो बता सकता हूं, लेकिन मैकेनिज्म अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। साइडवेज कारण यह है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, एयर सब रिएक्शंस कर गया उसके साथ, और रिएक्शन कर करके धीरे धीरे आयरन को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, और उसकी मजबूती को नष्ट करते हुए वो जो लोहे था, जो सॉलिड एकदम पूरे स्ट्रॉन्ग फोर्स से बर्न था, वो बार बार सनलाइट में अटैक हुआ, बारिश में अटैक हुआ, एयर में तो ऑक्सीजन है ही है, तो सब जाकर के रिएक्शंस किया आयरन के साथ, Fe के साथ। ठीक है, और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया, जिसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और हिंदी में जंग लगना कहते हैं। और उसका मैकेनिज्म क्या है, तो रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ ऐसे हैं जो उसका एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक, जो केमिस्ट्री के 10th क्लास के पहला चैप्टर में पढ़ना, वही चैप्टर के आधा में पहुंचने के बाद समझे, शुरू में भी नहीं। हो गया तो मिटाएं, टाइम है ना? ओके, छप्पन तक लगी लेके मत चले जाना, समझे? फोर्टी 45 मैक्स रखिए, समझे? 45 to 50 के बीच में रोक देना, मतलब 50 से तो पार करना ही नहीं चाहिए। देखल पार ही नहीं लगेगा ना कोई, 1 घंटा का देखेगा भाग जाएगा डर के, है कि नहीं? हम खौफ पैदा करने के लिए हैं। एक तो पहले से ही सबको पढ़ाने में हमसे रूह कांप जाता है। हाँ जी, क्यों भाई? नहीं बढ़िया पढ़ाते हैं तो इस सबको रूह कैसे कांपता है? कहे पढ़ी वाला ना है। हाँ, कौची बोला था? कैसी? अच्छा, तो कहाँ बोला? सीधे, अरे तुम लोग हमारा यूट्यूब के कमेंट के चैट बॉक्स बनैले है जी, बताओ नाम खराब करेगा कहा हमारा। ठीक है फिर करो दोस्ती। बताओ ना भला, अवरी बढ़िया उपयोग किया है ना। चेंज ऑफ a state of matter we know that mainly matter exists in
in the three physical state, that is solid, liquid and gas. अगला है we can change the state of matter in the following ways. नंबर 1, by changing the temperature. नंबर 2, by changing the pressure. चलो खत्म हो गया, जो है जो यही है और तो कुछ है ही नहीं। हमने अभी अभी क्या लिखा है इस चीज को समझ लीजिए। हमने लिखा है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है हमारा, वो ज्यादातर 3 ही फिजिकल स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, यानी कि रहता है। एग्जिस्ट करता है का मतलब खत्म नहीं हो गया, वो फोन वाला एग्जिस्ट अलग है कि खत्म करें, मिटाएं इसे, ठीक है। एग्जिस्ट करने का कहने का मतलब है कि ज्यादातर मैटर 3 ही फिजिकल भौतिक अवस्था में रहता है। पहला सॉलिड में या फिर लिक्विड में रहे, और नहीं तो फिर गैस में रहे। चौथा तो है नहीं कुछ, ठीक है, और है भी तो उससे मतलब ही नहीं। क्लियर है? तो अभी हमारा टॉपिक है कि क्या ये जो सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, ये तीनों को आपस में बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो तरीका क्या है कि नहीं? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस चीज के लिए तरीका ही नहीं पता, तो काहे का होना है कि नहीं। अब स्मार्टफोन चलाने का तो मजा तब है ना जब स्मार्टफोन चलाने आए, राइट। अब जिसको चलाने ही नहीं आता है, हमेशा बटन वाला ही मोबाइल पकड़ा है, उसको तो दिक्कत ही होगा, और ऊपर से इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, राइट। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिसे चैट भी नहीं करना आता है कि नहीं? पता ही है कुछ ना कुछ। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं उसको, तो क्या सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है, क्या लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है, या फिर गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, या लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? तो देखिए, स्टेट ऑफ मैटर आप किसी को किसी चीज में बदलिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। चाहे सॉलिड को लिक्विड में बदलिए, चाहे लिक्विड को गैस में बदलिए, चाहे गैस को सॉलिड में सीधे बदल दो, या फिर सॉलिड को सीधे गैस में बदल दो, लिक्विड में ना बदल के, ये हो सकता है। आगे वाला टॉपिक में पढ़ना है जिसका नाम है सब्लिमेशन, ठीक है। किसी को भी किसी अवस्था में बदलिए, जैसे इधर देखिए फिगर से, ये है सॉलिड, दिस इज द लिक्विड, एंड दिस इज द गैस, ठीक है। इस सॉलिड को बदल सकते हैं लिक्विड में, इस लिक्विड को बिल्कुल बदल सकते हैं सॉलिड में, ठीक। इस लिक्विड को बिल्कुल बदल सकते हैं गैस में, इस गैस को बिल्कुल बदल सकते हैं लिक्विड में। समझे बात के मतलब? या फिर हम लोग सीधे सॉलिड से गैस में भी बदल सकते हैं, और गैस को सीधे सॉलिड में भी बदल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? यही तो पढ़ना है कि कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो इन सभी को बदलने का जो सिद्धांत है और तरीका है, वो तरीका एक ही है, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को बदल करके आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। मैटर के स्टेट को बदलना है तो टेम्परेचर में छेड़खानी करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बदल के कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है प्रेशर, प्रेशर को भी चेंज करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी अवस्था बदल सकता है, ठीक है। गैस है, इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे, लिक्विड बदल जाएगा।
क्लियर? जैसे एलपीजी सिलेंडर, टेम्परेचर डाउन करके प्रेशर बढ़ा लेंगे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है? ओके। जैसे कम जगह वाले एरिया में गैस को ज्यादा रखना है, क्या करें? लिक्विड बनाकर रखेंगे। क्यों? क्योंकि गैस तो ज्यादा जगह घेरेगी ना जी, और लिक्विड कम जगह घेरेगी, और सॉलिड उससे भी कम जगह घेरेगी। ठीक है? कैसे तो सबूत भी दे सकते हैं। हो सकता है इसमें 1 kg का पानी हटे, है कि नहीं, लेकिन 1 kg का बटखारा देख ही रहा है कितना जगह को घेर रहा है, तो हमने आपको प्रमाण दे दिया। ठीक? तो ये दोनों को बारी बारी से पढ़ना डिटेल में कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर सब्लिमेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इस पे चर्चा होगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है? फिर प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फिर हमारा चैप्टर खत्म, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर 2। बस इतना ही बचा हुआ है। 4 घंटे का काम है, फिर निपटारा खत्म है। फिर भंडारा होगा क्वेश्चन आंसर का एनसीईआरटी के। ठीक है? अब तो लगभग टाइम हो ही गया होगा। तो ये बारी बारी से दोनों को डील करेंगे अगले लेक्चर में, समझे? See you soon in the next lecture, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day.